हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए जी, आज की इस नई वीडियो के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं हमारे एक प्यारे से नए साल का 2025 का। बहुत लंबे अंतराल के बाद जो है फिर से वीडियो लेकर के आया हूँ एंड आई होप कि कंटिन्यूटी बना पाऊंगा एंड आप लोग के साथ पुराने टाइम में जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था जिस तरीके से जुड़ा था उस तरीके को जो है वो कंटिन्यू कर पाऊंगा, रिज्यूम कर पाऊंगा। तो 2025 से स्टार्ट हुआ तो हमारे दिमाग में चल रहा था कि क्या अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को जो है क्या ऐसी चीज़ बताई जाए जो शुरुआत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लेसन हो या फिर इंफॉर्मेशन हो। तो उसमें सबसे पहली चीज़ निकल के आई कि 2025 में चेक रिपब्लिक में स्पेशली क्या क्या चीज़ें बदलने जा रही हैं जिससे आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जो हैं वो इजी भी हो सकती हैं। तो ये सारी जो हैं वो अजम्पशंस हैं, कुछ मतलब ऑब्वियसली इसमें से 90% फैक्चुअल बातें मैं बता रहा हूँ, बट उनका इम्पैक्ट क्या होगा ये अजम्पशन है कि अच्छा ये होगा तो इसकी वजह से ये हो सकता है। उसमें से कुछ कुछ अजम्पशंस होंगे जो मैं बताऊंगा एंड आपको इजी हो समझने में कि क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एंड क्या ड्रॉबैक होने वाले हैं। तो मैंने इन दोनों को जो है वो 12 पॉइंट में डिवाइड किया है, जिसमें से 6 पॉइंट जो हैं वो आपके लिए एज अ जो है वो बेनिफिट साबित होंगे अगर आपके सपोर्ट में है वो सारे लॉज या फिर वो सारे चेंजेस इस कंट्री में जो होने वाले हैं। एंड 6 पॉइंट जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बर्डन दे सकते हैं, ज़्यादा आपको जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ उलझा सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड वीडियो के लास्ट में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपनी असिस्टेंस जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा था जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा हुआ है, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बारे में जानकारी लास्ट में दूंगा। तो अभी वीडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बढ़ने वाली है एंड इंडियन इमिग्रेंट्स, स्पेशली इंडियन इमिग्रेंट्स को जो है वो थोड़ा सा जो है उनके लिए प्रोसेस लेंदी या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है वीज़ा स्लॉट्स या फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि 2023 के आंकड़े के अनुसार इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 18,000 वीज़ा एप्लीकेंट्स जो हैं वो वीज़ा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था फॉर वीज़ा स्लॉट्स इन चेक एम्बेसी न्यू दिल्ली एंड उनमें से मुश्किल से 5,000 लोगों का या 6,000 लोगों का जो है वीज़ा अप्रूव हुआ था एंड यहाँ आ पाए थे। एंड मैक्सिमम लोगों का जो है वो जो रेट देखा गया है कि वीज़ा का जो रिजेक्शन होता है वो चेक रिपब्लिक के लिए आपकी प्रोफाइल यानी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पता नहीं ये बहुत ही वैसे तो हाँ कभी भी आप ऐसे एम्बेसीज वगैरह में एप्लीकेशंस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट की इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट या फिर देखा जाए तो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि 180 डेज से ओल्ड जो है आपका पीसीसी नहीं होना चाहिए, स्टडी कंफर्मेशन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड वगैरह वगैरह चीज़ों की वजह से जो है वो वीज़ा जो है रिजेक्शन सबसे ज़्यादा इंडियंस के आए हैं। इसके अलावा 18,000 एप्लीकेंट्स जो हैं वो अप्लाई किए थे 2023 में। 2024 में ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 20,000 के पार चला गया होगा। अब 2025 की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 25,000 से भी ज़्यादा जा सकता है। तो अब ये सोचिए कि वीज़ा के स्लॉट्स मिलना धीरे धीरे मुश्किल हो रहे हैं चेक रिपब्लिक के लिए। इस साल मैं खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका अभी तक वीज़ा का डेट ही नहीं आया, अपॉइंटमेंट ही उनको नहीं मिल पाया है एंड आने के बाद जो है डिसीजन आने में उनको 6-6 महीने 5-5 महीने लग जा रहे हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ फिर से वगैरह वगैरह। तो प्रोसेस बहुत ही लेंदी एंड वीज़ा अपॉइंटमेंट या वीज़ा स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे जो है उसका फनल बहुत ही नैरो करते जा रहे हैं यहाँ की चेक गवर्नमेंट।
एंड इसके उलट जो वीजा एप्लीकेंट्स का नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट कॉम्बिनेशन बन रहा है। लोग ज्यादा हो रहे हैं एंड फनल ज्यादा नैरो हो रहा है यहाँ पर जो है इनटेक लेने का या फिर अप्रूवल देने का। तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली। तो कोशिश करिए कि अगर आप चेक रिपब्लिक में 2025 में अप्लाई कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो अभी से ही, आज से ही जो है वो तुरंत अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। एंड फर्स्ट स्टेज, हर एक यूनिवर्सिटी में स्टेजेस होती हैं कि पहला स्टेज एडमिशन का, सेकंड, थर्ड स्टेज। पहले स्टेज में अपनी सारा कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके वीज़ा अपॉइंटमेंट के स्टेज पे आप पहुंच जाइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले दिनों में। एंड इसके बारे में देखना, जैसे जैसे आगे वीडियोस में बनाऊंगा आपको मैं रियलिटी के साथ इन्फॉर्म करूंगा, ऑन रियलिटी आपको शो करूंगा कि क्या एक्चुअल सिनेरियो चल रहा है। तो पहला तो ये वीज़ा स्लॉट्स की बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये देखा जाता है कि जैसे जैसे लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है, उसके हिसाब से इतने सारी जॉब के ऑप्शंस चेक रिपब्लिक में नहीं हैं। बिकॉज चेक रिपब्लिक एक तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, बहुत बड़े बड़े आईटी कंपनीज के बेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज के सब्सिडरीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स तो नहीं कहेंगे, बट रीजनल जो हैं वो हेड ऑफिसेस यहाँ पे हैं। प्लस सर्विस बेस्ड कंपनीज के बहुत सारे जो हैं वो एमएनसीज की जो एमएनसीज होती हैं उनके ऑफिसेस यहाँ पे हैं। हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी यहाँ का, टूरिज्म एंड ऑल। बट अब सिर्फ इंडिया से ही इतने लोग आ रहे हैं, प्लस पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, अदर साउथ एशियन कंट्रीज से, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। एंड ये है एक छोटी सी कंट्री, तो जॉब मिलने का जो आसानी होती है ना कि आप आओ, आपको 15 दिन में ही कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या 20 दिन में, 1 महीने 2 महीने मिल जाए, ये टाइम लेंथ थोड़ा सा बढ़ने वाला है आने वाले फ्यूचर में, यानी इसी साल से मुझे ऐसा लगता है। सो गेटिंग जॉब will going to hard day by day or year by year, and you can feel when you arrived here in Prague or in Brno or in Ostrava कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। So be prepared for that। अपने आप को उस हिसाब से अपने स्किल को पॉलिश करके, नरिश करके आइए, ताकि आप यहाँ आने के बाद जो आपको कंपटीशन मिलने वाला है उस कंपटीशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एंड जॉब अच्छी ले पाएँ एंड जल्दी ले पाएँ। देन दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप इंडिया से अगर आ रहे हैं तो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज जिस भी रीजन में आप इंडिया के रहते हैं वो होगी। इसके अलावा इंग्लिश हमारे पास एक ऐसा सेकेंडरी लैंग्वेज होती है जो हमारे कम्युनिकेशन का मीडियम होती है एंड हमारे स्टडी का मीडियम होती है। बट आपको पता है कि यूरोप की खासियत यही है कि यहाँ के देश इंग्लिश को जो है वो हमेशा एज अ सेकेंडरी या टर्शियरी लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज उनके खुद की कंट्री की होती है। तो वैसे ही चेक रिपब्लिक में जॉब के लिए कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंग्लिश स्पीकर्स के लिए जॉब बहुत लिमिटेड है, उसमें भी क्वांटिटी लोगों की बढ़ती चली जा रही है। तो चेक लैंग्वेज आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता चला जाएगा आने वाले दिनों में, यानी 2025 से। तो चेक लैंग्वेज, अगर आप इस कंट्री में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या इस कंट्री में आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल बिताने वाले हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सारे चेक लैंग्वेज के, उनको आप ऑप्ट करिए एंड बेसिक A1, A2 या B1 तक अगर पॉसिबल हो सके तो लैंग्वेज सीख करके आइए। वो सीख करके अगर आते हैं तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप अप्रॉक्स 80 to 90% कॉम्पिटिशन सरपास कर जाएंगे। तो लैंग्वेज की जो महत्ता है वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है चेक लैंग्वेज की, चेक रिपब्लिक के लिए। देन उसके बाद अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ की जो
फीस हैं फॉरेन लैंग्वेज की यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोर्सेस हैं उनकी फ़ीस कुछ कुछ कोर्सेज़ की बढ़ सकती हैं। एंड जैसे आईटी के कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, बिकॉज की न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एआई आ रहा है एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सिलेबस एंड यहाँ के जो भी आपके लैब्स हो गई या फिर सिस्टम्स हो गए, उन सभी को अपग्रेड करने के लिए इंस्टीट्यूशन को काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। देन इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट से इनको कितना सब्सिडी मिलता है या सपोर्ट मिलता है। एंड इस केस में ज़्यादातर लेकिन चांसेस ये होते हैं कि ऐसे एडवांस कोर्सेज के या फिर डिमांडिंग कोर्सेज के कहीं ना कहीं फ़ीस जो है, ट्यूशन फीस, वो बढ़ सकती है। सो यही 5-6 पॉइंट थे जो मैं कह सकता हूँ कि जिनके बेस पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है स्कॉलरशिप्स। मुझे नहीं पता था सच में कि चेक में स्कॉलरशिप की इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। रियली मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया अच्छे से, चाहे आप मास्टर्स या बैचलर के लिए आ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप जस्ट गूगल पे जा कर के लिखिए कि चेक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल बैचलर स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल मास्टर्स स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स। पीएचडी वालों की तो चलो एक स्कॉलरशिप होती है, बट मेनली बैचलर मास्टर्स, तो आपको तमाम जो है वो स्कॉलरशिप में आ जाएंगी, जिसमें कि बहुत सारे प्राइवेट एनजीओ होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, उसमें स्कॉलरशिप दी जाती हैं पर ईयर के हिसाब से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर है, वहाँ पे जा कर के आप जो है वो काउंसलिंग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं स्कॉलरशिप की क्या अपॉर्चुनिटी है। एंड आपका डिपार्टमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी भी, जैसे जो हमारी यूनिवर्सिटी है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप कुछ दी जा सकती है एंड अकोमोडेशन आपका फ्री किया जा सकता है। एंड अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है अपने पास्ट एजुकेशन में, या फिर यहाँ आने के बाद एनरोलमेंट करने के बाद एग्जाम्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप जो है ऑफर की जा सकती है। सो देर आर मैनी वेज, नाउ इट्स अप टू यू कि हाउ यू विल गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस टू गेट एन न्यू स्कॉलरशिप। बट चांसेस काफ़ी होते हैं मिलने के, बिकॉज लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। दूसरी चीज़ पे अगर हम चलें तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि वीज़ा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, वीज़ा के साथ साथ धीरे धीरे एकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। एंड यहाँ पे आने के बाद ब्यूरोक्रेसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। तो इसी के पैरेलल जो है वो सपोर्ट सर्विसेज यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ऑफर करने लगी हैं एंड काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है वो सपोर्ट सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की जा सकती हैं एंड ऑलरेडी कुछ स्टार्टेड भी हैं, जिसमें कि आपको वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग जो है वो यूनिवर्सिटी आपको असिस्ट करती है कि कैसे आप फास्ट वीज़ा जो है अपना करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एकोमोडेशन के लिए करती है, कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए अपने कल्चर को जो है वो चेक कल्चर के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, चेक कल्चर में कैसे अपने आप को जो है आप ढाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो सपोर्ट सर्विसेज धीरे धीरे स्टार्ट की जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा जो है वो एक स्मूथर जो है वो ट्रांजिशन हो आपका अपने होम कंट्री के इमोशंस एंड आपके लगाव एंड माया, मोह माया जिसे कहते हैं, उससे आप स्मूथली जो है वो अपने आप को मतलब आपका एक तरीके से ट्रांजिशन हो पाए चेक कल्चर के रिगार्डिंग। तो इसमें बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपना नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं, जिसमें कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, नए डिपार्टमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं, नए नए कोर्सेस ऐड हो रहे हैं। सो ये अच्छी बात है कि इससे क्या है कि आपको
ज़्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज के जो है वो ऑप्शंस इन फ्यूचर जो है मे बी फ्रॉम 2025 जो है वो आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है जो बैचलर एंड मास्टर्स में आ जाते हैं कि इरेस्मस मुंडस करके जो स्कॉलरशिप है उसके लिए कैसे उसके लिए हंट किया जाए, क्या प्रोसेस है, कितनी फंडिंग होती है, क्या अपॉर्चुनिटी है उसको करने से। तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी में अब काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड छोटे छोटे सेमिनार्स कराए जा रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इरेस्मस स्कॉलरशिप अब जो है वो लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड ये ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हुआ है 2024 से। मैंने खुद देखा है कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो इरेस्मस ले करके एंड काफ़ी सारे जो है वो देशों में जा करके अपना डुअल डिग्री प्रोग्राम करके वापस आए हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट ये तो सिर्फ एक लाइन में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ को बहुत इलेबोरेटली आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कुछ इन डेप्थ आपको जानकारी चाहिए इन सारे पॉइंट्स में से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्म का लिंक है, जिस लिंक पे आप क्लिक करिए एंड उस फॉर्म को भरिए, देन मैं जो है वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करूँगा या मेरी टीम कांटेक्ट करेगी एंड आई विल प्रोवाइड यू असिस्टेंस रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम, वॉट एवर। बट मेनली मेरा जो असिस्टेंस है वो कारगर या फिर फ्रूटफुल होगा आपके लिए अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं फॉर चेक रिपब्लिक। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।